नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते अरुणाचलरमणाय। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनिराहुकेतव कुर्वन्ति मंगल मम जीवनं च। हम आज के सेशन में अमित शाह जी जो भारत के गृह प्रधान हैं, गृह प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुंडली का असेसमेंट करने का प्रयत्न करेंगे। जिनको केवल सार में रुचि है वो इस वीडियो के अंतिम 5 मिनट में जा सकते हैं और सुन सकते हैं। जिनको ज्योतिष के विश्लेषण में रस है, रुचि है, वो पूरे वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने ये वीडियो अमित शाह जी का चार्ट, अमित शाह जी की कुंडली को एसेस करने का प्रयत्न किया, मैं कर रहा हूँ। वैसे मैंने किया है उनकी कुंडली को मैं काफ़ी 2 या 2.5 साल से मैं, या उनसे भी ज़्यादा समय से मैं उनकी कुंडली को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, उसका अवलोकन कर रहा हूँ। और मैंने देखा है कि जो लग्न मैंने सही समझा है उनकी कुंडली के लिए, वो उनके जन्म तारीख और समय में तो, जन्म तारीख में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका जो लग्न है वो जो मैंने ठीक समझा है वो कन्या लग्न है। और मैं पिछले, जैसे मैंने कहा, 3 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि उनका लग्न कन्या है। और एक बात मैं बता दूं कि मेरे वीडियो जो है वो मैंने प्रयत्न किया, लेकिन मैं उसको 25 मिनट 30 मिनट के आसपास नहीं रख सकता हूँ। मेरे वीडियो लगभग 1 घंटे के हो ही जाते हैं या उससे ऊपर के हो जाते हैं, तो इसे मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि एक बार मैं जब विश्लेषण करने लग जाता हूँ कुंडली की, तो मैं थोड़ा उसके अंदर जाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन फिर भी ये वीडियो को ध्यान में रखते हुए, उसकी लंबाई को ध्यान में रखते हुए मैं प्रयत्न करता हूँ कि जितना कम हो सके उतना मैं आपको बताऊं। सो आप देख रहे हैं कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जो चार्ट है, जो कुंडली है, वो अमित शाह जी की है। और इस समय मैंने थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून किया है। 5:20 का समय मुझे मिला था, उसको मैंने 5:12 का में फाइन ट्यून किया है, यूजिंग उनके दशम वर्ग को ध्यान में रखते हुए। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इनके दशम वर्ग को मैंने एडजस्ट किया है और वो हिसाब से मैंने फाइन ट्यूनिंग की है कुंडली को। अब उनकी कुंडली अगर देखते हैं, यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं जो आखिरी 5 मिनट में मैं जो विश्लेषण दूंगा, समरी दूंगा, वो इंग्लिश में भी होगी और हिंदी में भी होगी। तो इंग्लिश जो हिंदी वर्ग समझता नहीं, जो वर्ग हिंदी नहीं समझता है और सिर्फ इंग्लिश को जानता है, वो भी एटलीस्ट कंक्लूजन जान पाएगा। मैंने ये सोचा है कि ये जो मैंने अगले 4 या 5 वीडियो जो किए थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में किए थे। मुझे ये लगा कि ये वीडियो मुझे हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में करना चाहिए। अमित शाह जी का लग्न कन्या है। लग्न का जो भावेश है, बुध वो सूर्य के साथ दूसरे स्थान में है, केतु चौथे स्थान में, शनि 6ठे स्थान में, चंद्र 8वें स्थान में, गुरु 9वें स्थान में, राहु 10वें स्थान में मिथुन का है, मंगल
11वें स्थान में और शुक्र 12वें स्थान में है। इनकी कुंडली में 2 परिवर्तन योग हुए हैं, मंगल का चंद्र के साथ, मतलब 11वें भाव और 11वां भाव और 8वें भाव का, और दूसरे और 12वें भाव का, मतलब सूर्य और शुक्र का परिवर्तन योग। यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताते जाऊँगा जो अनुभव से महत्वपूर्ण पाई गई है। अगर कोई सक्षम कुंडली में परिवर्तन योग होते हो तो जितने परिवर्तन योग ज़्यादा होते हो व्यक्ति उतना ही सक्षम, प्रतिभाशाली और जिसे कहते हैं ना कि जीवन में कुछ कर सकने वाला प्रतीत होता है। सो यहाँ पे 2 परिवर्तन योग हुए हैं जिसमें 5 ग्रह जुड़े हुए हैं परिवर्तन योग में। और यहाँ पे देखें तो मैंने कन्या लग्न को क्यों सही माना, उसके काफ़ी कारण हैं, लेकिन कुछ कारण मैं बता दूं कि यहाँ पे उनका कर्म त्रिकोण देखिए। कर्म त्रिकोण में कर्म त्रिकोण के तीनों स्थान, दूसरा, छठा और 10वां, ये तीनों स्थान में ग्रह हैं और ये तीनों स्थान में जिन्हें ज्योतिष की भाषा में पाप ग्रह कहते हैं और क्रूर ग्रह कहते हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है, शनि राहु पाप ग्रह है, ये बैठे हुए हैं। मैं आपको ज्योतिष का एक नियम बताता हूँ। ज्योतिष में एक योग कहा जाता है जहाँ पे अगर उपचय स्थान मतलब तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये उपचय स्थान है। अगर यहाँ पे पाप ग्रह हो ये स्थानों में तो व्यक्ति बहुत ही ताकतवर होता है। यहाँ पे अमित शाह जी की कुंडली में देखिए तो छठे स्थान में शनि है, 10वें स्थान में मिथुन का राहु है, जिसे मैं उच्च का मानता हूँ, लेकिन ये कोई बहुत जो मतलब एक वर्ग है जो स्पेशली दक्षिण भारत का, वो राहु को वृषभ में उच्च का मानता है, मैं उसको मिथुन में उच्च का मानता हूँ। लेकिन ये कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, ये कोई बड़ा ओपिनियन डिफरेंस नहीं है, बिकॉज राहु अगर वृषभ में हो शुक्र के राशि में या मिथुन में बुध की राशि में, दोनों में वो शक्तिशाली है, वो पावरफुल होता है। सो राहु मिथुन में 10वें भाव में जो कर्मस्थान का पिनेकल है, कैरियर का भाव भी जो माना जाता है, उसमें उच्च का राहु है, और जो उपचय स्थान 11वां है उसमें मंगल है। तो आप देखिए कुंडली में उपचय स्थान में शनि राहु और मंगल तीनों पाप ग्रह, मालिफिक कहते हैं जिन्हें अंग्रेजी में, वो बैठे हुए हैं। ये इन इटसेल्फ इज अ फैंटास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ट। ऐसी व्यक्ति का जो विल पावर बोलते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ऐसी व्यक्ति इनडोमिटेबल होती है। और शनि राहु और सूर्य बुध, और जबकि बुध लग्नेश भी है, ये कर्म त्रिकोण स्थान में बैठने की वजह से ये जो व्यक्ति है वो परिश्रम की, जो भी कैरियर में हो, परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग होता है और बहुत ही महत्वाकांक्षी भी होता है। सो ये एक बड़ा पॉइंट है जिससे मैं कन्या लग्न पे मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया। यहाँ पे और भी देखेंगे कि बुध सूर्य के साथ है।
अब बुध नॉर्मली सूर्य के साथ ही रहता है, या तो एक स्थान आगे या एक स्थान पीछे रहता है, लेकिन वो नज़दीक ही रहता है। जो ज्योतिष के बेसिक को समझते हैं उनको ये पता है। लेकिन जब सूर्य और बुध बहुत ही क्लोज हो तब, क्योंकि सूर्य बुध एक जनरल बुद्धि का योग माना गया है, बट जब वो क्लोज हो, जैसे कि मोदी जी की कुंडली में सूर्य और बुध एक ही डिग्री पे है, यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य और बुध की डिग्री, बुध 9 डिग्री पे है, सूर्य 5 डिग्री पे, 4 डिग्री का डिफरेंस है। ये इसको भी हम विद इन 6 डिग्री का डिफरेंस होगा, 6 डिग्री के अंदर का डिफरेंस होगा, तो इसे हम पावरफुल मानते हैं। तो सूर्य बुध के नज़दीक होने से और बुध थोड़ा सा आगे होने से ये प्रखर बुद्धि का द्योतक भी है। इट इंडिकेट्स अ वेरी ब्राइट इंटेलिजेंस, बिकॉज मर्क्यूरी इज अ कारक ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। एक ग्रह बहुत सी चीज़ों का कारक होता है, लेकिन हम जो रिलेवेंट है वही एस्पेक्ट को हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। अब मैंने आगे के मेरे वीडियो को में भी मैंने आपको कहा है कि सूर्य और चंद्र जो है वो राजकीय ग्रह है, बिकॉज सूर्य इज राजा, किंग, एंड चंद्र इज अगेन इन डेमोक्रेसी, is a कारक ऑफ पॉपुलैरिटी, कारक ऑफ पीपल्स ओपिनियन। तो सूर्य और चंद्र दोनों ग्रह से मर्क्यूरी इससे प्रभावित हुआ है, बहुत ही क्लोजली प्रभावित हुआ है। सूर्य के साथ है वो विद इन 5 डिग्रीज, और चंद्र की दृष्टि है उस पर, और चंद्र लगभग पूर्ण चंद्र है। आप उनकी तिथि देखेंगे तो यहाँ पे है कृष्ण प्रतिपदा, तो मतलब और कृष्ण प्रतिपदा मतलब चंद्र पूर्ण था, लगभग पूर्ण था, पूर्णिमा was just over, so that is the influence of Lagnesh. Surya and Chandra, both political graphs, have an influence on Lagnesh Mercury. अब मर्क्यूरी जो बुध है वो उसके त्रिकोण में शनि और राहु जैसे जो पावरफुल ग्रह हैं वो उसके त्रिकोण में है। ये चीज़ भी, ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है ये भी बताता है, ये दर्शाता है कि अमित शाह जी हैं वो महत्वाकांक्षी हैं और शुरू से उनका ध्यान राजकारण की तरफ उनका झुकाव बहुत ही ज़्यादा रहा है, क्योंकि लग्नेश सूर्य और चंद्र से लिप्त है और 10वें स्थान में उच्च का राहु है। अगर आप अमित शाह जी की जीवन को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें नोट करके रखी है। As early as 1980 he joined संघ RSS as worker of अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सो 1980 मतलब उनकी उम्र क्या होगी, 1964 बॉर्न है, 16 साल की। और तब से जो उनकी जो राजकीय कारकिर्दी शुरू हुई वो आगे बढ़ती ही गई। तो 16 साल की उम्र से उन्होंने अपना सामाजिक जीवन, जाहिर जीवन, जो राजकारण के साथ जुड़ा हुआ बोल सकते हैं, उनकी शुरुआत हो गई। उसका कारण मैं बता सकता हूँ कि जो लग्नेश है वो लग्नेश इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस, अ पर्सन्स इंटेलिजेंस, and that is Mercury, so it is having a double importance. So it is showing the intelligence, where the intelligence is working. As Mercury is influenced by
sun and moon, the intelligence is working towards political field. अब अमित शाह जी के थोड़ा सा जो उनका नेचर है, जो सर्वविदित है, जो ओपन है, लोगों को पता है कि वो थोड़े से थोड़े टेम्परामेंटल, गरम स्वभाव के व्यक्ति है। वो नॉनसेंस चला नहीं लेते हैं, नो नॉनसेंस पर्सन है। अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ ठीक नहीं लगा तो दो टूक मुंह पे बोल देंगे। उनके इंटरव्यू में भी आप देखिए, वो एकदम शार्प हैं, बहुत लॉजिकल बोलते हैं, और जर्नलिस्ट को भी सामने कड़वा जवाब देते हैं। तो ये सूर्य और बुध दूसरे स्थान में होने की वजह से वो इंटेलिजेंट है, और बोलने में भी इंटेलिजेंट है। वो जब बोलते हैं तो वो काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्वक बोलते हैं, लॉजिकल बोलते हैं। लॉजिकल बोलने का दूसरा रीज़न है कि मंगल की दृष्टि दूसरे स्थान में मर्क्यूरी, बुध और सूर्य पे है। जब मंगल की दृष्टि होती है तो इट गिव्स टिंज ऑफ एग्रेशन एंड लॉजिक। जब मंगल और बुध की जब एक दूसरे से युति या दृष्टि होती है तो वो उनका लॉजिक, जो दर्शन बोलते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी मजबूत होता है। तो मंगल की दृष्टि दूसरे स्थान में बैठे हुए सूर्य बुध पे पड़ती है, चौथी दृष्टि। ये दिखाता है कि उनका बोलना, उनकी जो वक्तव्य है वो काफ़ी डायरेक्ट और शार्प है। वो जब बोलते हैं तो बहुत ही लॉजिक, डेटा के साथ बोलते हैं, कुछ भी हवा में नहीं बोलते हैं। और वो सामने वाले को जब इंटरव्यू पे, जैसे जर्नलिस्ट के सामने हम लोग देखें कि जर्नलिस्ट को ही सामने वो कड़वा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उनकी बातों को, उनके सवालों को काट देते हैं बड़ी कुशलतापूर्वक, चतुराईपूर्वक। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो हमारे ध्यान में है। लग्नेश दूसरे स्थान में है, शुक्र 12वें स्थान में है ये, और चंद्र की दृष्टि दूसरे भाव में है, और दूसरा भाव का मालिक शुक्र 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में एक ही ग्रह बहुत ही सुखी रहता है, बहुत ही आनंदित रहता है, वो शुक्र है। जब शुक्र 12वें स्थान में हो तो व्यक्ति को अगर दूसरे कॉन्फ़िगरेशन सही हो तो व्यक्ति को अच्छा भोग देता है। तो ये शुक्र दूसरे स्थान का मालिक है, 9वें स्थान का मालिक है, जो योग कारक है ये कुंडली के लिए, कन्या लग्न की कुंडली के लिए। वो 12वें स्थान में बैठा है, और 12वें स्थान के भावेश सूर्य के साथ वो परिवर्तन योग बना रहा है, और लग्नेश दूसरे स्थान में बैठा है, चंद्र की दृष्टि है। ये सब भी बताता है कि अमित शाह जी को भोजन पे रुचि है, भोजन की तरफ आकर्षण है। मुझे इतना ध्यान में नहीं है लेकिन ये एस्पेक्ट, लेकिन मुझे ये कुंडली देख के लगता है कि अमित शाह को भोजन बहुत प्रिय है। वो फूडी है, इंग्लिश में बोले तो फूडी व्यक्ति है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छठे स्थान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग शनि बैठा हुआ है अपने घर में। अब मैं कुंभ राशि के दो ग्रह मानता हूँ, शनि और राहु। ये लोग इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरा अनुभव जन्य मेरी मान्यता है। तो शनि अपने घर में पड़ा है, और दूसरा लॉर्ड, उसका दूसरे भाव का मालिक है जो राहु है, वो उच्च का 10वें स्थान में है। और छठे स्थान में मंगल की दृष्टि, 8वीं दृष्टि 11वें भाव से पड़ती है। तो छठे स्थान में पाप ग्रह शनि और मंगल की दृष्टि जो
नेचुरल मालेफिक्स हैं, उनकी दृष्टि छठे स्थान में पड़ती है। ये दर्शाता है कि इनके बहुत ही पावरफुल शत्रु हैं और इन शत्रु को लड़ने की ताकत भी, लड़ने की जो शक्ति है वो भी शनि देता है और मंगल का इन्फ्लुएंस देता है। जैसे मैंने पहले बताया, उपचय स्थान तीसरा, छठा, 10वां, 11, तो छठा, 10वां, 11 में शनि, राहु और मार्स होने से ये दिस वन कॉन्फ़िगरेशन इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू से दैट दिस पर्सन हैव अ फॉर्मिडेबल एनर्जी, he would have a formidable enemies and he would have also the power of overcoming these enemies। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये अमित शाह जी की कुंडली में उनके जीवन में दर्शाती भी है। आप अगर और आगे बढ़े तो उनका जो मैंने बताया कि वो थोड़े से उग्र स्वभाव के हैं, बोलने में दो टूक है और तीखा जवाब देने में वो हिचकिचाते नहीं हैं, वो कोई भी हो सामने। तो उसका और एक कारण मैं आपको बताता हूँ, चंद्र की मंगल के साथ परिवर्तन। जो मैंने पहले बताया कि उनका परिवर्तन है चंद्र और मंगल का। तो जब चंद्र मेष राशि में है, एक तो मंगल की राशि में है और राशि का जो मालिक है शुभपति जो उसे बोलते हैं, चंद्र की राशि का मालिक, मंगल के साथ उनका परिवर्तन हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि उनका जो मन है, उनकी जो मन की जो संरचना है, ये उग्र प्रकृति की है, बोल्ड है, तीखी है। वो ढीले ढाले या गुड़ी गुड़ी बोलने वाले नहीं हैं। ये भी कारण है कि मंगल का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस चंद्र पे है। तो ये मैंने आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बताए कि मुझे क्यों लग रहा है कि कन्या लग्न की जो कुंडली मेरे पास आई थी, मुझे पास दो आई थी, मुझे सिंह लग्न भी था, कन्या लग्न भी था, और मुझे कन्या लग्न उचित लगा ये कारणों से, और थोड़े दशा के और उनके जो इवेंट हुए उनके जीवन में जो घड़े हैं उनके कारण से भी। और एक बात मैं बता दूं यहाँ पे, जो मैंने अगले कुंडली में जब मैंने मोदी जी के चार्ट की चर्चा की थी, कुंडली की चर्चा की थी, तब मैंने बताया था कि जैसे गुजरातियों में जब बच्चे का जन्म होता है तो वो उस दिन की जो चंद्र राशि है उन पे से नाम रखते हैं। और अमित भाई का नाम अ पे से शुरू होता है, अ राशि मतलब मेष राशि। जब गुजराती लोग क्या करते हैं कि मेष राशि में अगर बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो उनका नाम अ या ल या ई पे से रखते हैं। तो अमित भाई का नाम अ पे से रखा हुआ है। और मैंने जब ये 22 अक्टूबर 1964 का चार्ट देखा तो उसमें चंद्र मेष राशि में है, तो ये भी क्लियर बताता है कि भाई 22 अक्टूबर 1964 ये उनकी सही जन्म तारीख है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डिस्प्यूट का कोई कारण नहीं। ओनली थिंग विच वॉज नॉट क्लियर वॉज हिज जन्म समय। तो दो जन्म समय आए थे, मुझे उनमें से ये लग रहा है कि 5-20 का जो जन्म समय था वो कन्या लग्न दर्शाता था और वो मुझे सही लग रहा था। और मैंने उसको फाइन ट्यून करके 5-12-12 का किया हुआ है। फाइन ट्यून मैंने इसके लिए किया था कि मुझे दशमांश कुंडली को मैंने ट्यून किया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि उनके कुछ प्रसंग देख लेते हैं। और एक मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बता दूं अमित शाह जी की कुंडली में कि 4 भाव, दूसरा, छठा, 8वां और 12वां, एक ऐसा योग है जिसे सिंहासन योग कहते हैं। सिंहासन योग 10वें भाव का मालिक दूसरे भाव में बैठने से भी होता है, या 10वां और दूसरे भाव के मालिकों का परिवर्तन से भी होता है। और एक चीज़ है जो इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन मैंने
इसे मेरे जीवन में पढ़ा है और ये मुझे सही भी लगता है कि जब दूसरा, छठा, आठवां और 12वां ये चारों भाव ग्रहों से भरे हुए हो, कोई भी स्थान खाली न हो ये चारों में से, तब इसमें राहु केतु का हम राहु केतु की गिनती हम नहीं करते हैं। जो बाकी के 7 ग्रह हैं जिसका भौतिक एग्जिस्टेंस है, तो ये 7 ग्रह अगर चारों भाव में, सातों में से कोई भी 4 ग्रह या 5 ग्रह या 6 या 7 ग्रह ये चारों भाव में बैठे हों तो ये सिंहासन योग बनाता है। सिंहासन योग से, जो नाम से ही पता चलता है कि ये योग is useful to, I mean, indicates the power in whatever a person does. If he is in corporate or he is in some industry, he is doing a job or he is in a political field, he will have power. He will have power wherever he is working. So इनका चार्ट प्रिडोमिनेंटली पॉलिटिकल चार्ट है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो योग है, ये दर्शाता है कि अमित शाह जी विल हैव स्ट्रॉन्ग पावर विथ हिम बिकॉज ऑफ दिस योग। सो उनके मैंने ये इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन, देखिए योग, राजयोग जो बोलते हैं, और नॉर्मली लोगों में ऐसी भ्रमणा होती है कि एक राजयोग है तो राजा बन जाएगा और बहुत पावर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कुंडली में कुछ अच्छे योग होते हैं, कुछ बुरे योग होते हैं। कुछ योग अच्छे होते हैं लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं। उसके बहुत सारे विश्लेषण हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन कितने सक्षम, कितने मजबूत योग हैं और कितने वीक योग हैं, इसकी तुलनात्मक अभ्यास करने के बाद हमको पता चलता है कि ये जातक की कुंडली देख रहे हैं वो कितनी मजबूत है, कितनी सक्षम है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ योग बताए जो बहुत ही पावरफुल है, और कुछ योग वीक भी है। जैसे चंद्र 8वें स्थान में वीक है, लेकिन क्योंकि वो 8वें स्थान के मालिक के साथ परिवर्तन कर रहा है, वो वीकनेस समाप्त हो गई है, वो वीकनेस निकल गई है। सेम वे शुक्र और सूर्य का परिवर्तन दूसरे और 12वें स्थान के मालिक का, बट बिकॉज ऑफ द परिवर्तन ये वीकनेस निकल चुकी है। जैसे एक ही सिक्के की दो बाजू है, जैसे मैंने बताया, शनि 6ठे स्थान में, राहु 10वें स्थान में, मंगल 6ठे स्थान पे उसकी दृष्टि, ये होने से उनके जो शत्रु है वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत सारे हैं और बहुत ही विशियस है। लेकिन जैसे एक सिक्के की दूसरी बाजू होती है, यही ग्रह अमित शाह जी को भी इतनी शक्ति देते हैं कि ये शत्रु को परास्त कर सके। शुक्र 9वें स्थान का मालिक है, दूसरे और 9वें स्थान का मालिक है, जो सबसे बड़ा योग कारक ग्रह है कन्या लग्न के लिए। वो 12वें स्थान में रहने से वीकनेस लोगों को लग सकती है कि भाई ये दोनों इम्पोर्टेंट स्थान, दूसरा स्थान धन और कुटुंब का है और 9वां स्थान भाग्य का है, पिताजी का है, गाइडेंस का है, तो ये धर्म का है। ये शुक्र 12वें स्थान के व्यय में जाने से अमित शाह जी का भाग्य खराब हुआ है, या तो उनकी कौटुंबिक परिस्थिति सही नहीं रही होगी, धन उनके पास नहीं होगा, या वो गरीबाई में जिए होंगे शुरू में। ऐसा कोई बोल सकता है जो लिटरली जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुक्र अकेला ऐसा ग्रह है जो 12वें स्थान में बहुत ही सक्षम होता है, वो बहुत सुखी होता है, बहुत आनंद में होता है। शुक्र को 12वां भाव बहुत पसंद है, तो शुक्र अगर 12वें भाव में है तो वो स्ट्रेंथन हुआ है। तो जब शुक्र स्ट्रेंथन हुआ है तो नेचुरली उसके जो भाव का मालिक है वो भाव भी स्ट्रेंथन होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा और 9वां स्थान स्ट्रेंथन हुआ है, इट इज़ कॉन्ट्ररी। सो इसीलिए जब हम विश्लेषण करते हैं कुंडली का तो हमें ध्यान रखना चाहिए।
जन्म कुंडली का विश्लेषण, क्योंकि जब योग आप देखते हैं, आप पढ़ते हो बुक में से, आर्टिकल में से, वीडियो देख के, तो जब बेसिक पढ़ समझते हो तो उसमें बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शंस होता है। जन्म कुंडली का विश्लेषण एक अनुभव की बात है, और तुलनात्मक अभ्यास करने की जो एक नेक होती है ना, एक आंतरिक शक्ति होती है जो अनुभव से वो और तेज होती है। तो उसके बाद तुलनात्मक अभ्यास करने से अपने को ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है कुंडली में से, उसमें से क्या विश्लेषण निकालना है, इसका हम ठीक ठाक से उसका प्रयत्न कर सकते हैं, सफल प्रयत्न कर सकते हैं। अब हम इनकी दशा में जाएं। तो आप देखिए कि उनकी सूर्य की दशा शुरू हो गई थी। अच्छा, ये और एक बात बताता है, जब मैंने शुक्र के 12वें भाव में बोला तो मैंने बोला कि ये धनाढ्य कुटुंब में उनका जन्म हुआ था। जो धनाढ्य कुटुंब था, उनका जो पिताजी का कुटुंब था, उनका कोई बिजनेस भी था और उनको धन की कभी कमी नहीं रही। लेकिन उन्होंने धन अर्जित करने पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति, हालांकि उन्होंने कुछ काम किया, कुछ स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ साल काम किया, ट्रेडिंग का काम किया होगा उन्होंने, कुछ साल शायद धंधे, उनके जो पैतृक धंधा था, आई थिंक प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरिंग का गुजरात में, उनमें भी उन्होंने कुछ काम किया। लेकिन मुझे पक्का लग रहा है कि उनका धंधे में या उनके धन उपार्जन करने में उनका कोई रस नहीं था। उनका रस सामाजिक व्यवस्था में था। देश के प्रति उनका जो भाव है वो उनको खींच लाया और उन्होंने धन कमाने के प्रति ध्यान नहीं दिया। तो ये भी एक कारण है। दूसरे और 12वें स्थान के जो अधिपति है उनका परिवर्तन, सूर्य और शुक्र का परिवर्तन, ये भी बताता है कि उनको धन उपार्जन में कोई ज़्यादा रस नहीं रहा, ज़्यादा रुचि नहीं रही उनकी। और ये हकीकत में उनकी कुंडली में भी दिखता है। अब सूर्य की दशा और चंद्र की दशा जो उनकी रही, सूर्य की दशा से ही उनके ऑलमोस्ट उनका जाहिर जीवन चालू हो गया था। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे उनकी टाइम लाइन देखें तो 1980s में ही वो जनसंघ उन्होंने ज्वाइन कर लिया था एज ए वर्कर ऑफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो आप देखें कि ऑलमोस्ट शुक्र के एंड में ही शुरू हो गई थी उनकी जर्नी। और शुक्र सिंह राशि में है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। सिंह राशि इज़ द राशि ऑफ सूर्य, राजा, किंग। वो राशि में जो ग्रह होता है वो पॉलिटिकल, अगर जो आदमी के पॉलिटिकल चार्ट हो, पॉलिटिकल जिसकी फील्ड हो, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है जो भी ग्रह सिंह राशि में हो। तो शुक्र उनका सिंह राशि में होना, जैसे मोदी जी का भी शुक्र सिंह राशि में है। सूर्य की महादशा आ गई, हम जो महादशा चली गई उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन एक चीज़ हम देख सकते हैं कि भाई उनके जो प्रगति हुई वो सूर्य और चंद्र में उत्तरोत्तर प्रगति होती गई। ही जॉइंड एज अ वेरी ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता, लेकिन बट देन ही रोज, उनकी प्रगति होती गई। 1987 में ही जॉइंड बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया, BJYM, यूथ विंग ऑफ बीजेपी, एंड वी कैन से स्टार्ट ऑफ पॉलिटिकल कैरियर, रियल पॉलिटिकल कैरियर, आई मीन meaningful political career. So that started with the moon mahadasha, advent of moon mahadasha. अब मून किसके नक्षत्र में है? भरणी के नक्षत्र में, शुक्र नक्षत्र में। विंशोत्तरी दशा स्कीम में भरणी नक्षत्र इज लॉर्डेड बाय शुक्र, और शुक्र कहाँ पे पड़ा है? सिंह राशि में। तो मैंने जैसे बताया कि शुक्र यहाँ पे पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट ग्रह है और चंद्र शुक्र की राशि में है। तो जब चंद्र की महादशा आई तो उन्होंने शुक्र का भी वो फल दे सकता है और देता है।
तो पॉलिटिकली इफ यू सी द ग्राफ स्टार्टेड राइजिंग 1987 to 1997. He met मोदी जी अराउंड आई थिंक 1987. तो अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को चंद्र की महादशा के शुरुआत में मिले, बिकॉज चंद्र मंगल का परिवर्तन योग हो रहा है। और जब परिवर्तन योग होता है तो परिवर्तन योग की जो दशा अंतर्दशा होती है उसमें व्यक्ति के जीवन में कोई अति महत्वपूर्ण घटना घटती है जिससे जीवन पे आने वाले जीवन पे बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, जो परिवर्तन होता है, जैसे चेंज हो गई लाइफ। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही मोदी जी के से उनकी मुलाकात हुई, आज 40 साल हो गए, तो मोदी जी की उनसे जो मुलाकात हुई इसकी वजह से उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। तो आप देख सकते हैं कि चंद्र मंगल का परिवर्तन योग उनकी कुंडली में हो रहा था। अब यहाँ पे देखें कि एमएलए वो बने फिर बाद में वो गुजरात में 1989 में उन्होंने गुजरात सेक्रेटरी ऑफ मतलब बीजेपी के अहमदाबाद के सेक्रेटरी के रूप में उनकी प्रगति हुई, उनको रोल मिला ये, और उन्होंने बाद में सक्सेसफुली परफॉर्म पब्लिसिटी ऑफ राम जन्मभूमि मूवमेंट एंड एकता यात्रा। तो आप देखते हैं कि 1989 में ये सब चंद्र की महादशा में ही हुआ। चंद्र में राहु, अब राहु देखिए कितना स्ट्रांग है। मैंने जैसे बताया कि मिथुन राशि में उच्च का 10वें भाव का राहु, छठे स्थान का मालिक, बहुत ही पावरफुल है। तो यहाँ पे उनको एक पोजीशन मिली जहाँ पे वो कुछ कर सके। जैसे उनकी पोजीशन थी अहमदाबाद यूनिट के सेक्रेटरी, अहमदाबाद सिटी के सेक्रेटरी। अब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक तो आडवाणी जी के संपर्क में आए। आडवाणी जी तभी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े 2 नेताओं में से एक थे, और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन मैनेज किया आडवाणी जी का, और राम जन्मभूमि मूवमेंट के लिए पब्लिसिटी काम किया सक्सेसफुली। मतलब आप देख सकते हैं कि वो तब से 1989 से राम जन्मभूमि के साथ जुड़े हुए हैं, और आखिर जाके अब आज राम मंदिर बन रहा है। सो राम जन्मभूमि, एक बात आप देखिए कि 1989 से वो जुड़े हैं। उन्होंने प्रचार किया अहमदाबाद सिटी के सेक्रेटरी के नाते, और 2019 में एग्जैक्टली 30 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का जजमेंट था वो हिंदुओं के पूरी फेवर में आया, और राम मंदिर बनने की अभी शुरुआत भी हो चुकी है, 1-2 साल में बन भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अमित शाह जी का मन इतनी कम उम्र में भी कैसे हिंदुत्व की तरफ झुका हुआ था। वो कितने एक्टिव थे हिंदुत्व के इश्यूज पे। उनकी जो आइडियोलॉजी है उस पे वो कितने समर्पित थे। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये राहु की अंतर्दशा में उनको तो ये काफ़ी मैच होता है। अब 1997 में वो फर्स्ट टाइम एमएलए बने। ये एक इलेक्शन का एक सक्सेस बोला जाए, उनका फर्स्ट सक्सेस अपने स्वतः के लिए, कि 1997 में ये जो था वो सूर्य का पीरियड था। जब वो सूर्य का पीरियड रहा होगा, या तो फिर मंगल की शुरुआत रही होगी। मंगल कहाँ पे है? राहु बुध के नक्षत्र में। बुध लग्नेश है और 10वें स्थान का मालिक है। तो ये जो जर्नी है उनकी आगे बढ़ती गई। मंगल में भी वो उनकी जर्नी आगे बढ़ती गई। मंगल में उनको बहुत सारे, जब मोदी जी 2001 में जब वापस
पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तभी भी उनको मंगल में शुक्र की अंतर्दशा में यहाँ पे उनको बहुत सारे पोर्टफोलियो मिले। अमित शाह जी बिकेम द सेकेंड पर्सन आफ्टर मोदी जी इन गुजरात पॉलिटिक्स, गुजरात गवर्नमेंट। तो ये सभी चीज़ें मंगल में हुई। मंगल जैसे मैंने कहा कि बुध के नक्षत्र में है, बुध ऐसे ही पावरफुल है लग्नेश और 10वें स्थान का मालिक होके। तो मंगल की जो महादशा है उसमें बुध की इफ़ेक्ट का काफ़ी योगदान रहता है। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा मानना है और मैं इसमें बहुत विश्वास रखता हूँ कि जो ग्रह जो नक्षत्र में है वो नक्षत्र विंशोत्तरी दशा की स्कीम के हिसाब से उसका मालिक जो होता है उसकी जो कुंडली में परिस्थिति होती है उसका बहुत सारा इन्फ्लुएंस, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस वो दशा में मिलता है। अब राहु की महादशा जो हुई वो 2004 से 2022 फरवरी तक है, अब चल रही है अभी। ही इज़ एट द फेग एंड ऑफ राहु महादशा। राहु महादशा में उनकी प्रगति भारतीय स्तर पे हुई और विश्व स्तर पे भी हुई, ऐसा कह सकते हैं। ही बिकेम लाइक अ चाणक्य एंड सी द पोजीशन ऑफ राहु। राहु अभी मुझे उसको दोबारा दोहराना नहीं है, मैंने बोल चुका हूँ। मैं राहु 10वें स्थान में है। अगर इसको आप दशमांश कुंडली में देखें तो दशमांश कुंडली में भी राहु मिथुन में 10वें स्थान में है। सो वो भाव वर्गोत्तमी है 10वें स्थान में दशमांश कुंडली में। दशमांश कुंडली इज लुक फॉर कैरियर, ओनली लिमिटेड टू कैरियर। एंड व्हेन राहु महादशा केम इट वाज सो पावरफुल दैट ही जस्ट progressed very rapidly and became one of the most powerful persons, or you can say second most powerful person in Bharat's politics. यहाँ पे एक बात हम देख लेते हैं कि ये जो पीरियड था उसमें उनको जेल हुई थी 3 महीने की, और उसके बाद जो पीरियड था वो उनके लिए पॉलिटिकल, जो राहु की महादशा में भी उनका बहुत ही कठिन पीरियड आया था, जब लग रहा था कि उनका कैरियर समाप्त हो जाएगा, उनकी कारकिर्दी जो राजकीय कारकिर्दी है वो समाप्त हो जाएगी। ये 2010 के जुलाई में 25 जुलाई से 29 अक्टूबर 2010 वो 3 महीने जेल में रहे। और बाद में वो गुजरात, उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर दिया या शायद अपने आप से उन्होंने मना कर दिया कि मैं गुजरात नहीं जाऊंगा जब तक ये केस आगे नहीं बढ़ता है। आप देखो जुलाई में कौन सा पीरियड चल रहा था? शनि का पीरियड था। राहु में शनि पीरियड is almost always difficult period, however powerful your chart is. ये एक नियम है, साधारण नियम है। अब शनि 12वें स्थान को देख रहा है जहाँ पे शुक्र बैठा है। ये पीरियड उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन रहा। आप देखो कि ये पीरियड में जो फर्जी एनकाउंटर के मामले में जो सेंटर में गवर्नमेंट थी, उन्होंने अमित शाह जी पे झूठा आरोप लगा के, बिकॉज सब ये सर्वविदित है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उनको, मोदी जी जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको किसी न किसी तरह राजकीय फंदे में फंसाना था, और अमित शाह जी वॉज द राइट हैंड मैन ऑफ मोदी जी। तो अगर उनको फंसाया जा सके तो उनके थ्रू मोदी जी को भी फंसाया जा सकता है। तो ये एक राजकीय एक फंदा था, एक साजिश थी। तो ये जो शनि का पीरियड था उनका बहुत ही कठिन रहा, लेकिन ये परिस्थिति में सिर्फ भी वो बाहर निकल पाए
उसका कारण मैंने जो आपको शुरू में जो योग बताए, जो उपचय स्थान में शनि राहु मंगल तीनों कर्म स्थान भरे हुए, शनि राहु सूर्य बुध से, तो ये जो, और परिवर्तन योग, 2 परिवर्तन योग, ये जो स्ट्रेंथ थी उनकी, जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, उसकी वजह से वो निकल पाए। अगर आदमी, मनुष्य में अगर उनका मन वीक हो या उनकी इच्छा शक्ति दुर्बल हो, तो व्यक्ति ये ऐसे परिस्थिति में टूट जाता है, या तो अपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है, अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। बट अमित शाह जी डिगे नहीं। हालांकि उनको मोदी जी का प्रचंड सपोर्ट था, पार्टी का सपोर्ट था, लेकिन वो डगे नहीं। वो खुद भी इतने हिम्मत वाले थे कि वो डगे नहीं। तो शनि की, अगर आपको इसमें थोड़ा सा आप इसको ट्रांजिट देख लें, तो हम देखते हैं 25 जुलाई 2010 को क्या ट्रांजिट थी। वैसे 3 महीने वो जेल में रहे थे, लेकिन एक ट्रांजिट हम लोग देख सकते हैं इसकी। 25 जुलाई जुलाई 2010, तो ये ट्रांजिट है। इसको हम लोग कन्या लग्न से ही लेते हैं। टाइमिंग वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कन्या लग्न से हम लोग लेते हैं। तो और चंद्र उनका जो मेष राशि है वहाँ से लेते हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे एक गलत फहमी जो उसकी बोलते हैं ना, कि एक मिसकॉन्सेप्शन प्रिवेलिंग है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। आप देखिए, कन्या लग्न के सपोर्ट में मैं ये पॉइंट आपको बताता हूँ कि उस समय शनि और मंगल लग्न से पसार हो रहे थे। राहु चौथे स्थान से पसार हो रहा था। मैं ये लग्न के रेफरेंस से बोल रहा हूँ, मैं चंद्र के रेफरेंस से नहीं बोल रहा हूँ। तो शनि मंगल उनके लग्न से पसार हो रहे थे, राहु उनके चौथे स्थान से पसार हो रहे थे, और मंगल की दृष्टि, जो मंगल जो उनके लग्न के लिए मालेफिक है, वो मंगल लग्न को खराब करके चौथे स्थान को भी खराब कर रहा था। और चौथा स्थान मतलब हृदय की भावना, सुख। ये देख सकते हैं कि उनका सुख पूरा ये ट्रांजिट ने छीन लिया था, बिकॉज मंगल और राहु के प्रभाव ने इनका पूरा सुख छीन लिया था। उनका जो लग्नेश है वो भी 12वें स्थान से भ्रमण कर रहा था। तो ये जो ट्रांजिट है शनि की जो गोचर बोलते हैं उसको, गोचर ट्रांजिट मतलब इंग्लिश में ट्रांजिट है, हमारी हिंदी में गुजराती में सब में गोचर बोलते हैं। तो गोचर में शनि जब लग्न से पसार होता है तो वो स्पेशली कैरियर के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। ये सब चार्ट पे डिपेंड है डेफिनेटली, लेकिन ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि शनि लग्न से पसार होता है तब वो उसकी 10वीं दृष्टि से 10वें स्थान को देखता है, जो कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें यहाँ पे देखिए 10वें स्थान से केतु पसार हो रहा है, उसके ऊपर शनि की लग्न से दृष्टि है, उसके ऊपर और चौथे स्थान में राहु है, और उसके ऊपर मार्स देख रहा है। तो पाप ग्रह ने उनके लग्न कुंडली को ट्रांजिट में, गोचर में झकड़ लिया था, बुरी तरह झकड़ लिया था। तो ये बताता है कि उनके लिए बहुत ही कठिन समय रहा होगा। और लग्नेश भी 12वें स्थान से भ्रमण कर रहा था। हालांकि वो 3 महीना रहे, लेकिन इतने बड़े आदमी के लिए, इतने सक्षम आदमी के लिए 3 महीना बहुत बड़ी बात है, बहुत अपमानजनक बात थी। और उनके हृदय में ये काफ़ी गहरा घाव पड़ा होगा। और हम कह सकते हैं कि रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। पता नहीं उन्होंने 3 महीने में उन्होंने क्या संकल्प लिया, जेल में जब बंद थे तब उन्होंने क्या संकल्प लिया कांग्रेस के प्रति, जिन्होंने उनको फंसाया था और गलत आरोप में फंसा के
उनको जेल में बंद किया था, तो उनके विरोधियों जिन्होंने ये काम किया उनके लिए उन्होंने क्या संकल्प किया होगा वो 3 महीने, वो तो या उसके बाद भी बाद के वर्षों में जब उनको राज्य निष्कासित होकर दिल्ली में रहना पड़ा था, तो वो 3-4 साल उनको उन पे क्या बीती होगी और उन्होंने क्या संकल्प किया होगा ये वही जानते हैं। लेकिन उन्होंने कड़ा संकल्प किया होगा, वो अपने को बाद में पता भी चला जो कांग्रेस की हालत हुई। ठीक है, तो इसके बारे में ये जो मैं ट्रांजिट में बताना चाहता हूँ कि आप अगर चंद्र की कुंडली से ट्रांजिट देखें, चंद्र से ट्रांजिट देखें, तो शनि मंगल छठे स्थान में भ्रमण कर रहे हैं, ये इतनी खराब ट्रांजिट नहीं है। गुरु की ट्रांजिट 12वें स्थान में है, इतनी अच्छी भी ट्रांजिट नहीं है, लेकिन ये उतनी खराब ट्रांजिट नहीं है। शनि मंगल छठे स्थान से भ्रमण करने से अगर सिर्फ गोचर को देखा जाए तो लोग अच्छी बातें बताएंगे, सफलता, अच्छे फल, प्रगति, ये सब बता सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, इनके विपरीत हुआ, क्योंकि लग्न से उनकी ट्रांजिट भयंकर थी। और ये लोग जो लोग चंद्र से ही गोचर देखने का इंसिस्ट करते हैं कि भाई चंद्र से ही गोचर देखा जा सकता है, यू कैन नॉट हैव गोचर assessed from lagna, is a wrong thing. It is definitely a wrong thing. You should see from Chandra, you should also see from the lagna. Lagna is a very important reference because it's your physical self, your personality, your intelligence. So if you don't see gochar transit from lagna, तुम्हारे भविष्य कथन में कमी रह जाएगी. You will not be able to see the right picture, accurate picture. If you see both the transit, then you can go to the better accuracy in giving the assessment. Anyways, तो ये ठीक बैठता है कि भाई उनकी तकलीफ़ें थी, दशा में भी दिख रही है और ट्रांजिट में भी बहुत अच्छी तरह दिख रही है, वो टूटे नहीं। लेकिन आगे बढ़ते गए, बाद में जब मर्क्यूरी की अंतरदशा आई तो वो बाहर आए, वो गुजरात आए और वो उन्होंने वापस सक्रिय भाग लेना चालू कर दिया। ही देन फॉट, ही वॉज गिवन द इंचार्ज ऑफ, बिकॉज बाय द टाइम मोदी जी इन 2012 December became the chief minister, and then they probably both have started, and the other people like Arun Jaitley and other people would have started looking at center. And then Amit Shah was given the in charge of UP for 2014 general election in 13 and 14. So is again Rahu, Mercury, Rahu, and then he got a grand success in Rahu, Mercury, Saturn. Anyways, so Rahu Mercury में उनको बहुत भारी सफलता मिली, जहाँ पे यूपी में आई थिंक 90 में से पता नहीं 76 सीट्स शायद लेके आए, और ये बड़ा योगदान था भाजपा की 282 सीटों में। और बाद में उनको इमीडिएटली राहु मर्क्यूरी में ही उनको बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया गया। सो देखिए, राहु में मर्क्यूरी महादशा में उनकी बहुत ही प्रगति हुई। मर्क्यूरी आप देखेंगे तो मर्क्यूरी इज इन स्वाति नक्षत्र, मतलब अगेन इज इन द राहु नक्षत्र, हु इज पावरफुली प्लेस्ड इन 10th। मैं ये नक्षत्र इसलिए देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसका कोरिलेशन आपको समझ में आए। अब आप देखें कि लेट अस कम टू फास्ट फॉरवर्ड एंड लेट अस गो टू इवन लेट अस सी 2019। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि 2015 में उनको काफ़ी सेटबैक मिला था, बड़े बड़े झटके लगे थे दो, एक बिहार इलेक्शन और एक दिल्ली इलेक्शन उनकी प्रेसिडेंटशिप के बाद।
2014 में बड़ी ज्वलंत सफलता मिली और बाद में 2015 में उनको बड़ी निष्फलता भी मिली। आप देख सकते हैं कि वो केतु की अंतर्दशा में थी। राहु में महादशा में केतु अंतर्दशा इज अगेन अ चैलेंजिंग पीरियड, एंड यहाँ पे केतु चौथे स्थान में है। तो और एक चीज़ देख लेते हैं कि 2015 में ट्रांजिट की क्या परिस्थिति थी, स्पेशली बड़े ग्रह की। तो आप ये देख सकते हैं, बीच वाला कोई भी एक मंथ ले लो। देखो अष्टम शनि, मैं इसको आपको दिखाना चाहता था कि जब चंद्र से उनकी मून राशि, ये पकड़ो उनकी मून राशि से अगर देखो तो शनि अष्टम में है। मुझे एक आपको ये बात बतानी थी कि शनि की जो अष्टम ट्रांजिट है, जो अष्टम गोचर है चंद्र से स्पेशली, इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट गोचर। लग्न से भी और डिफ़िकल्ट गोचर है, लेकिन चंद्र से शनि का अष्टम जाना डिफ़िकल्ट गोचर है। वो आदमी को जो 2.5 साल है उसमें कुछ समय उनको बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो अमित शाह जी को भी चैलेंजिंग परिस्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में वो बुरी तरह हार गए और भाजपा की हार हुई, और बाद में शायद उसी वर्ष अंत में बिहार में भी कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। Anyways, now let us go to the 2019 election. 2019 election में राहु में सूर्य में उनको बड़ी प्रचंड सफलता मिली, प्रचंड सफलता मिली 2019 इलेक्शन में। He was still BJP national president because the tenure was extended, and in his presidentship, BJP presidentship, BJP got 303 seats, landslide victory, even better than the 2014 previous victory. ये इसे मैं कह सकता हूँ, और वो उनको होम मिनिस्टर बनाया गया। तो ये सब सूर्य की अंतर्दशा में हुआ। अब यहाँ पे सूर्य is quite powerful in the sense that it is in exchange with Shukra, second lord Shukra, who is a Yog Karaka. Surya in itself is a king, political graha, and here Surya is debilitated. Debilitated sun is good for politics. यहाँ पे ओके, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलयुग में बैलेंस ऑफ debilitated नीच ग्रह एंड उच्च ग्रह makes a person successful in whatever level he or she is. यहाँ पे सूर्य नीच का है, मंगल नीच का है। मंगल नीच का डिप्लोमेसी देता है। राजकारण में जो गुजराती में उसको कावा दावा बोलते हैं, आई डू नॉट नो हिंदी वर्ड प्रॉपर, बट राजकीय जो उठापटक होती है, इसको समझने की शक्ति नीच का मंगल बहुत अच्छे से देता है, और नीच का सूर्य भी देता है। यहाँ पे सूर्य मंगल की सूर्य पे दृष्टि भी है। तो इस कारण से दो नीच के ग्रह हैं और राहु एक उच्च का ग्रह है। तो ये जो नीच और उच्च का जो बैलेंस है ना, वो आदमी को बहुत ही चतुर बनाता है। इसीलिए इनका नाम चाणक्य रखा गया है, और मॉडर्न चाणक्य, हालांकि वो ऐसा समझते नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं चाणक्य के बिल्कुल नज़दीक नहीं आ सकता हूँ। वो बहुत ही बड़े महात्मा थे, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि उन्होंने जो अमित शाह की जो बुद्धि प्रतिभा है और उन्होंने जो काम करके दिखाया है, वो उनको अर्वाचीन चाणक्य कह सकते हैं, मॉडर्न चाणक्य कह सकते हैं। तो यहाँ पे नीच और उच्च के ग्रह का बैलेंस, और प्लस नीच के दोनों जो नीच के ग्रह है उसका परिवर्तन हुआ है। सूर्य नीच का है, उसका परिवर्तन शुक्र के साथ हुआ है। मंगल नीच का है, उसका परिवर्तन चंद्र के साथ हुआ है। तो ये ऐसे चार्ट सक्षम होता है। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि ये चार्ट देखने से कि भाई ये क्या, इसमें क्या स्ट्रेंथ है, लेकिन जब आप ये चीज़ों को
डिटेल में जाओ और ये चीज़ समझना चालू करो तो आपको समझ में आता है कि ये चार्ट में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है। कभी कभी ये ऐसे चार्ट बहुत ऑर्डिनरी लगते हैं। तो ये मैं बात बताना चाहता था कि भाई सूर्य बहुत ही पावरफुल है, बिकॉज उसमें शुक्र भी जुड़ा हुआ है, उसमें मंगल भी जुड़ा हुआ है, और उसके साथ चंद्र भी जुड़ा हुआ है, और उसके साथ बुध भी जुड़ा हुआ है, और ये बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। मैं जस्ट नॉर्मल नहीं बोलता हूँ। मर्क्यूरी विदिन 5 डिग्रीज है, मर्क्यूरी लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड है, तो सूर्य 10th लॉर्ड के साथ है। वो खुद राजकीय ग्रह है, किंग है, सबसे इंपॉर्टेंट। वो राहु की महादशा में, राहु से 5वें स्थान में प्लेस्ड है, उस पर मंगल की दृष्टि है, और वो शुक्र के साथ परिवर्तन योग में है। अब जाके क्या हुआ, अब आगे जाते हैं तो बड़े बड़े काम हो चुके। चंद्र में सडनली यू फाइंड दैट यू सॉ इमीडिएटली, चंद्र के स्टार्ट में या सूर्य के अंत में बोल सकते हैं, बिकॉज महादशा कैलकुलेट करने के अलग अलग उसमें भी ऑप्शंस हैं। तो हम डेट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ही क्लोज इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। सो ये समय में 370 निकल गया, बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत ही बड़ा काम हो गया। राम मंदिर की शुरुआत हो चुकी, सीए लागू हो गया, तो बड़े बड़े काम 6 महीने के अंदर हो गए जब जीत के आने के बाद। ये सब चंद्र की अंतर्दशा की शुरुआत में हुआ, लेकिन बाद में जो ट्रबल शुरू हुई वो भी सर्वविदित है, सबको पता है। अब ये क्या हुआ, तो मैं मैंने ये शायद ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया, 1-2 वीडियोस में, कि छिद्र दशा। अब आप देख रहे हैं कि राहु ढलने पे है, राहु का अंत होने पे है, राहु महादशा पीरियड का अंत होने पे है, और गुरु महादशा शुरू होगी, गुरु महादशा की शुरुआत होगी। अब राहु महादशा विंशोत्तरी स्कीम में 18 साल की होती है, 18 वर्ष की होती है, और गुरु महादशा 16 वर्ष की होती है। तो ये एक बड़ी महादशा समाप्त होने पे है, और एक दूसरी बड़ी महादशा की शुरुआत होने पे है। ये जैसे कि एक एक मैनेजमेंट, कॉरपोरेट में एक मैनेजमेंट चेंज होता है, तो ये मैनेजमेंट चेंज होने की ये सिमिली बोल सकते हैं, एनालॉगी बोल सकते हैं। तो जब मैनेजमेंट चेंज होता है कॉरपोरेट में, बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में, तो काफ़ी डिस्टेबलाइजेशन होता है, काफ़ी अस्थिरता आती है। कभी कभी लोगों के जॉब भी जाते हैं, तनावपूर्ण माहौल हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी इसको को रिलेट कर सकते हैं कि जब राहु की बड़ी महादशा का अंत होने पे है, तब अमित शाह के जीवन में एक बड़ा कठिन समय वापस आया है। उनको थोड़ी बदनामी झेलनी पड़ी, सीए के प्रोटेस्ट हुए, लोगों के मन में इसे इम्प्रेशन आई कि उन्होंने कुछ किया नहीं उसको कंट्रोल करने में। उसके बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ी, उनको कोरोना भी हुआ, कोविड से जूझ रहे हैं, मतलब सारे देश में जो कोविड चल रहा है उसके लिए अमित शाह भी काफ़ी जूझ रहे हैं। उनको स्वतः कोविड हो गया, उन्होंने दिल्ली को कोविड से पहले कोविड वेव में बचाया। तो उनके लिए काफ़ी तनावपूर्ण माहौल रहा। उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट जो सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट जो शुरू हुए हैं, जो हमें सबको पता है कि वो फार्मर के नाम पे जो दुश्मन है देश के वही कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ऐसा लग रहा है। और अब तो साबित भी हो रहा है क्योंकि वहाँ पे बलात्कार भी हुआ। वहाँ पे अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले एक आदमी को जिंदा भी जलाया गया। तो ये सब हुआ। तो ये प्रोटेस्ट को भी अमित शाह जी ने कर्ब नहीं किया एज ए होम मिनिस्टर। फिर वो फार्मर प्रोटेस्ट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल एंड उन्होंने कोई झंडा, भारत का झंडा निकाल के अपना झंडा फरका दिया। तो ये भी एक बदनामी झेलनी पड़ी। तो ये सब जो चीज़ें हुई वो छिद्र दशा में हुई। जो राहु दशा में जो अंतिम अंतरदशा आती है
या कोई भी ग्रह की दशा में अंतिम अंतर्दशा छिद्र दशा पीरियड है। छिद्र मतलब होल वाला, होल वाला, जहाँ से चीज़ें फ्लूइड हो जाती हैं, अस्थिरता आ जाती है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बदनामी होती है, तो ये सब छिद्र दशा में हो सकता है। स्पेशली मंगल इज ऑल्सो द मालेफिक फॉर कन्या लग्न, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है उनका। अब एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, जो मुझे लग रहा है कि अमित शाह जी का स्वभाव नहीं है कि वो इतना सब झेल पाए, उनके स्वभाव में नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन पे काफ़ी दबाव है कि भाई इसको छेड़ना नहीं, इसको कुछ करना नहीं है, इस पे शक्ति प्रदर्शन करके इसको कुचलना नहीं है। और ये एक ही हो सकता है, ये व्यक्ति की जो उन पे दबाव डाल सकता है, और मोदी जी। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का उन पे दबाव है, या उनके साथ बात की होगी, उनको समझाया होगा कि ये इसके रूट्स कहाँ कहाँ है, और उस पर अगर शक्ति प्रदर्शन किया गया तो क्या क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है और कितनी खराबी हो सकती है, और हमारा जो संकल्प है वो कितना डीरेल हो सकता है। ये सब शायद उनकी बातें हुई होगी, और अमित शाह जी को अपना मन मार के, अपना जो कुदरती स्वभाव है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसको मार के ये सब झेलना पड़ा, और बदनामी भी झेलनी पड़ रही है। तो ये कारण है। प्लस उसमें बंगाल भी आ गया। बंगाल में जो हार हुई, वैसे ये हार एक्चुअली बीजेपी ने प्रगति ही की थी, लेकिन फिर भी हार होने की वजह से जो बंगाल में अभी जो तांडव चल रहा है, तो वो उसकी भी गहरी चोट उनके हृदय में पड़ी होगी, और उससे उनको बदनामी भी हो रही है कि बंगाल में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इमरजेंसी नहीं लगा रहे हैं, या राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये सब चल रहा है, और ये सब छिद्र दशा के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, स्पेशली मंगल की अंतर्दशा। अब हम आते हैं कि ये आगे क्या होगा। ये छिद्र दशा, राहु की महादशा करीबन मतलब लगभग अगले साल फरवरी को समाप्त हो जाएगी, या फरवरी के आसपास, या 2021 के दिसंबर में, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये तब अराउंड दैट टाइम समाप्त हो जाएगी। और बड़ी महादशा, दूसरी महादशा, गुरु की महादशा की शुरुआत हो जाएगी। अब गुरु हालांकि बहुत बेनिफिक ग्रह नहीं है, बिकॉज वो केंद्राधिपति है, और वो बाधक स्थान का मालिक है। केंद्राधिपति दोष है, बिकॉज वो दोनों केंद्र का मालिक है। तो गुरु और मर्क्यूरी गुरु को शत्रु समझता है। तो ये सब गुरु की ये परिस्थिति है कन्या लग्न में। लेकिन चंद्र लग्न से गुरु भाग्य स्थान का मालिक है, तो ये एक अच्छी बात है। अब गुरु भाग्य स्थान में रहना एक अच्छी बात है, मतलब अच्छे स्थान में गुरु है, वो नेचुरल बेनिफिक है, बहुत बड़ा शुभ ग्रह, सबसे बड़ा शुभ ग्रह है, और शुक्र के साथ। तो और 9वें स्थान में वो अच्छे स्थान में है। अब उसका नक्षत्र देखते हैं हम, स्ट्रेंथ देखें तो अष्टवर्ग में उसको 6 बिंदु प्राप्त है, ये ठीक है। और गुरु है कृतिका नक्षत्र में। अब कृतिका नक्षत्र वो विंशोत्तरी दशा पद्धति में उसका जो अधिपति है वो शुक्र है। सो शुक्र के स्थान में, शुक्र के भाव में, शुक्र के नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में गुरु बैठा हुआ है, गुरु जी बैठे हुए हैं, बृहस्पति। अब ये नक्षत्र लॉर्ड सूर्य, जैसे मैंने बताया कि बहुत पावरफुल है, राजकारण में वो सबसे बड़ा ग्रह है राजकीय दृष्टि से। और मैंने सूर्य की आगे ही बता दिया कि वो बुध के साथ है, वो शुक्र से परिवर्तन में है, वो राहु के नक्षत्र में है। आई थिंक राहु के नक्षत्र में, किसके नक्षत्र में है, चित्रा, मंगल के नक्षत्र में है। तो सूर्य परिवर्तन योग में है। तो गुरु की महादशा में अब ये समझने जैसी बात है कि गुरु की महादशा में गुरु
सूर्य का फल काफ़ी बहुत हद तक देगा। सूर्य का फल, सूर्य इज़ अ पावर, और चंद्र कुंडली से वो 5वें भाव का मालिक भी है। तो गुरु की महादशा में हम ये कह सकते हैं कि अगर यूं ही देखा जाए, कुछ बड़े आई थिंक जैसे कि के.एन. राव जी है, के.एन. राव जी का एक मंतव्य है, मैंने कहीं पे देखा था, कहीं पे उसको पढ़ा था, बहुत साल पहले की बात है, एक शायद मैंने एक लेख में पढ़ा था कि उनके कहने के अनुसार राजकीय कुंडली में जब कोई ग्रह की दशा आए कि वो 10वें भाव से संबंध न रखता हो, संबंध के हेतु स्ट्रांग संबंध न रखता हो, तो व्यक्ति का राजकीय पतन होता है। उस पतन से अर्थ है कि वो उसको जो राजकीय, उसका जो होद्दा है वो कम होता है, उसको जो मिनिस्ट्री है वो नहीं मिलती है, या उससे उसको निकलना पड़ता है, उसको राजकीय पावर नहीं मिलता है, उससे उसके पावर से उसकी गिरावट होती है। अब गुरु देखा जाए तो 10वें स्थान से 12वें स्थान में पड़ा है, बैठा हुआ है बृहस्पति। तो गुरु जी यहाँ पे बैठे हुए हैं 12वें भाव में, 10वें भाव से 12वें भाव में। तो आप बोल सकते हैं कि भाई एक दृष्टि से देखें तो भाई उनका संबंध 10वें स्थान से नहीं रहा, राहु का संबंध 10वें स्थान से था, उनकी बहुत ही प्रगति हुई। लेकिन अब जब गुरु की महादशा शुरू होगी तो गुरु जी 12वें स्थान में, मतलब भाग्य स्थान है लेकिन वो 12वां है 10वें से, तो उसकी 10वें स्थान से संबंध नहीं दिख रहा। तो अब ये अंतिम पीक था, ऐसा आप जजमेंट कोई कर सकता है, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सरल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ही लोग कभी कभी गलत हो जाते हैं। गुरु सूर्य के नक्षत्र में है, और जैसे मैंने बोला कि विंशोत्तरी दशा स्कीम में ग्रह कौन से नक्षत्र में है, वो नक्षत्र के जो अधिपति है विंशोत्तरी दशा के अनुसार, उस अधिपति की कुंडली में कैसी पोजीशन है, उसका बहुत सारा फल ये दशा में मिलता है। सो गुरु की महादशा में सूर्य का बहुत अधिक फल अमित शाह जी के भाग्य में लिखा हुआ है। अब सूर्य स्वतः पॉलिटिकल ग्रह है, सर्वोच्च पॉलिटिकल ग्रह है, राजकीय ग्रह है, राजा है, और वो 10वें और लग्न स्थान के मालिक अधिपति बुध के साथ बहुत ही नज़दीक संबंध में जुड़ा हुआ है। तो गुरु की महादशा जो है वो अमित शाह जी की, वो बहुत ही क्लोजली सूर्य और बुध के साथ जुड़ी हुई है। गुरु के भाव का अधिपति शुक्र भी 10वें स्थान में 12वें स्थान में सिंह राशि में है। तो गुरु का जो अधिपति है शुक्र, वो भी सिंह राशि, पॉलिटिकल राशि में है, और बहुत ही पावरफुली पड़ा है 12वें स्थान में। शुक्र जब 12वें स्थान में होता है, जैसे मैंने पहले बताया, वो बहुत ही अच्छा फल देता है। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो लोग समझते हैं कि अमित शाह जी का कैरियर अब ढलान पे रहेगा और वो अब होम मिनिस्ट्री से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अभी उनका पतन होगा, ये होम मिनिस्टरशिप उनके लिए पीक थी। तो ये मेरे हिसाब से, मेरे मानने से ये कंप्लीट ये गलत साबित होगा। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि गुरु की महादशा में उत्तरोत्तर बुध की अंतर्दशा, बाद में शुक्र की अंतर्दशा, जो गुरु में शुक्र की अंतर्दशा और बुध की अंतर्दशा है, उसमें
बहुत ही अच्छा उनको फल प्राप्त होगा। गुरु की महादशा में, जो गुरु की अंतर्दशा जब आगे बढ़ेगी, तब भी ये जो अभी उनकी कठिन परिस्थिति जो चल रही है उसमें से उनको छुटकारा मिलेगा, वो उभर पाएंगी। फिलहाल उनकी जो ट्रांजिट है और उनकी जो छिद्र दशा, सबसे बड़ा जो कठिन समय है वो छिद्र दशा के कारण है। लेकिन अमित शाह जी का छिद्र दशा अब समाप्त होने पे है। जब 2022 शुरू हो जाएगा तो उनकी छिद्र दशा भी समाप्त हो जाएगी, और जैसे गुरु महादशा आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो छिद्र दशा के दुष्प्रभाव से और जो ट्रांजिट के दुष्प्रभाव से बाहर आ जाएंगे, and he will come back into his elements. So I can say that गुरु महादशा की शुरुआत से अगले मार्च अप्रैल मई के करीब से वो ये दुष्प्रभाव से बहुत हद तक बाहर आ जाएंगे, छिद्र दशा के दुष्प्रभाव से। और मैं ये देख सकता हूँ कि बहुत बड़े बड़े काम इनके गुरु महादशा में होने बाकी हैं जो अपने देश के लिए है। अमित शाह जी का कैरियर समाप्त नहीं हुआ है, ये मेरा स्पष्ट मानना है। आई फर्मली बिलीव दैट अमित शाह इज डेस्टाइन्ड टू डू मेनी ग्रेट थिंग्स इन हिज गुरु महादशा। जैसे मैंने पहले आगे वाले वीडियो में भी बताया कि 2024 में मोदी जी वापस भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, अमित शाह जी फिर से गृह मंत्री बनेंगे, और जब 2029 आएगा तब मुझे लगता है कि 2029 का इलेक्शन, जो मैंने पहले भी बताया मेरे मोदी जी के वीडियो में, आप देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, कि मुझे लगता है कि 2029 का जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन भारत का, वो थोड़ा सा पोस्टपोन होने की संभावना है। बिकॉज 2030, 29, 30, 31 ये जो समय है वो वैश्विक बोलते हैं ना, जिसे ग्लोबल क्राइसिस बोलते हैं, विश्व में काफ़ी हद तक तनाव रहेगा और कुछ ऐसी घटनाएं बनेगी विश्व स्तर पे कि जिससे अस्थिरता पूरे विश्व में फैल जाएगी, और उसकी वजह से शायद हमारे इलेक्शन पे भी इसका प्रभाव पड़े, हमारे देश पे भी इसका गहरा प्रभाव पड़े, और हम भी इसमें इन्वॉल्व होने की वजह से हमारा इलेक्शन थोड़ा मोदी जी पोस्टपोन कर सकते हैं। और 2030 के आसपास, 30 के एंड और 31 के मिड के आसपास, 31 के स्टार्ट के आसपास, मतलब 30 का सेकेंड हाफ और 31 का फर्स्ट हाफ, ये जो पीरियड है, वहाँ पे मुझे लगता है कि मोदी जी अपनी उत्तराधिकार अमित शाह जी को सौंप कर उनके कैरियर का अंत हो जाएगा, और अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 100% ये होने वाला है, बिकॉज ऐसा कोई नहीं कह सकता, किसी ने कहना भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चार्ट बोल के और अमित शाह जी की जो जीवन का कैरियर पाथ है और उनकी जो अभी की सिचुएशन है वो देख के बोल रहा हूँ ये मैच हो रहा है। मुझे और लोगों का चार्ट पता नहीं है, तो मैं ये दावे के साथ नहीं बोल सकता कि 100% कि वो बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस अमित शाह जी के हैं 2030 के आसपास। अगर आप देखें 2030 की वार्षिक कुंडली,
2029 की वार्षिक या 29 की वार्षिक कुंडली, बिकॉज उनका अक्टूबर में जन्म है तो 29 की वार्षिक कुंडली से भी अंदाजा। 29 की वार्षिक कुंडली में गुरु बुध सूर्य 10वें स्थान में है, बुध शुक्र मंगल शुक्र 11वें स्थान में है, और शनि चंद्र शनि इनको देख रहा है, और गुरु शनि दशमांश के 10वें भाव में है, मंगल स्वभाव। तो मुझे लग रहा है कि ये वर्ष जो है उनका 2029 का जो वर्ष है, वर्ष कुंडली जो 23 अक्टूबर 2029 से चालू होगा और ये लगभग 1 वर्ष रहेगा, तो ये एक बड़ा पीरियड है जहाँ पे वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और अगर ट्रांजिट देखा जाए तो 2029 में ट्रांजिट देखे जाए हम लोग, स्पेशली शनि को देखते हैं। तो शनि जी मेष राशि में है। मेष राशि मतलब अमित शाह जी के लिए 7.5 का मध्य तबक्का, बीच वाला तबक्का। अमित शाह जी की कुंडली में शनि चंद्र मेष का है, जैसे हमको पता है। तो शनि की जो ट्रांजिट है वो उनकी राशि पे से होगी, 7.5 उनकी चल रही होगी। ही वुड बी इन द मिडल ऑफ हिज 7.5 एंड द गुरु वुड बी ऑल्सो एस्पेक्टिंग इट, राहु वुड बी 9th इन दैट। सो ये पीरियड में, शनि की 7.5 के पीरियड में, जैसे मैंने बताया कि भारत के बहुत सारे प्रधानमंत्री, जब उनकी 7.5 व्यक्तिगत 7.5 चल रही थी तभी वो प्रधानमंत्री बने। बिकॉज प्रधानमंत्री, जैसे मैंने बताया कि शनि गिव्स अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ह्यूज स्ट्रेस। तो जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो व्यक्ति पे बहुत ही ज़्यादा दबाव बनता है, उनकी जवाबदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अनेक गुना बढ़ जाती है। और हर भारत जैसे देश को चलाना ये बहुत ही बड़ा हिमालयन काम है, बोल सकते हैं हम लोग। ये ढीला पोचा आदमी नहीं कर सकता है। तो 7.5 चल रही है, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है कि मुझे लग रहा है कि अमित शाह जी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं 2030 या 31 के आसपास। और अगर हम लोग ये दशा को एक बार आखिर में अगर हम लोग चर दशा भी देख ले तो चर दशा पीरियड है टॉरस, 29 के अक्टूबर से 32 और बाद में जेमिनी, तो मतलब वृषभ और बाद में 9वां स्थान और 10वां भाव 2036, और बाद में कर्क और बाद में लियो। तो मुझे लगता है कि ये जो पीरियड है 30 से लेके 40 तक का या 30 से लेके 36 तक का, और अगर इसको हम लोग कोरिलेट करें गुरु महादशा के साथ तो 38 तक का, तो मुझे लगता है कि गुरु महादशा में 2030 में के आसपास 30 हो सकता है, 31 हो सकता है, अमित शाह जी भारत के प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है। मैं 100% नहीं बोलूँगा जैसे मैंने कारण बताया, लेकिन पूरी संभावना है। सो अमित शाह जी भारत के राजकीय फलित पर, राजकीय क्षितिज पर बहुत साल आगे चलने वाले हैं, उनका राजकीय भविष्य और आगे जाने वाले हैं। वो प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है और बहुत काम आगे उनके लिए, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्वलंत काम उनके लिए बाकी है, उनके लिए शेष हैं जो उनको करने हैं, उनके हाथों से लिखे हुए हैं। ये बहुत ही असामान्य चार्ट है, ये बहुत ही असामान्य कुंडली है। अभी उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं चल रही है छिद्र दशा की वजह से, लेकिन ये बहुत ही टेम्पररी है। उनका जो मूड चार्ट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आगे चल के ये वापस परिस्थिति पलट जाने वाली है। ये इसके साथ ही मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। I will again repeat in English so that for the English audience this would be useful. Amit Shah is going through Chidra Dasha period, which is ending of Rahu Mahadasha and start of Guru Mahadasha period. But this will be a temporary phase, and I think by next February, March he will come back into his original form. He will
he has many things, many great things to be achieved. He is destined to achieve, and he is going to be the prime minister of our country in around 2030, 2031, 2030 later, second half, or 2031 first few months. This is a very strong chart, extraordinary chart with many strength, strong configurations, almost a chart of a king. And Bharat, our country, would be greatly benefited in his tenure till 2000, around 2040, which is going to remain around 2040. With this, I complete this assessment of Amit Shah ji's chart. Om Namah Shivaya. हर हर महादेव। यहाँ पे मैं और एक वस्तु बताना चाहता हूँ। ये सत्य है इसलिए बताना चाहता हूँ, कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, कोई जाति से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सत्य है जो मुझे बोलना चाहिए, just for the sake of truth and dispelling the misconception that Amit Shah ji is a Hindu Modh Vanik. He is not Jain from Jain Sampradaya. Namaste.